नमस्कार दोस्तों, आज हम देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐसे बड़े घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे जिसने भारत के राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया की दुनिया में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। आपने अक्सर सुना होगा कि राजनीति में वादों और दावों का खेल बहुत पुराना है, लेकिन जब देश के युवाओं, उनके भविष्य और शिक्षा से जुड़े आंकड़ों के आधार पर राजनीति की बिसात बिछाई जाती है तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। आज का हमारा यह विश्लेषण कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया राजनीतिक दौरों और उनके बयानों से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने देश के अलग अलग शहरों में जाकर युवाओं और छात्रों के साथ संवाद करने के लिए छात्रों की गूंज नाम से एक विस्तृत अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत उन्होंने राजस्थान के कोटा, उत्तराखंड के देहरादून, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और महाराष्ट्र के पुणे जैसे प्रमुख शहरों में रैलियों और जनसभाओं को संबोधित किया। इन मंचों से राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की स्थिति, गिग वर्कर्स की समस्याएं और महिलाओं की सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर कई बड़े दावे किए और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोले। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ आ गया है। डिजिटल दुनिया में इंटरनेट के एक कोने से एक ऐसी वेबसाइट अचानक सामने आई है जिसका नाम झूठ की गूंज रखा गया है। इस वेबसाइट ने राहुल गांधी द्वारा अपनी इन 4 प्रमुख रैलियों में दिए गए भाषणों का बेहद बारीक और तथ्यात्मक विश्लेषण किया है। इस वेबसाइट का दावा है कि उसने राहुल गांधी के 40 प्रमुख राजनीतिक दावों को देश के 134 प्रामाणिक और आधिकारिक सरकारी स्रोतों की कसौटी पर परखा है और इस जांच पड़ताल का जो परिणाम निकलकर सामने आया है उसने न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका कर रख दिया है। इस वेबसाइट के दावों के अनुसार राहुल गांधी द्वारा युवाओं के सामने रखे गए 40 मुख्य दावों में से 29 दावे पूरी तरह से असत्य यानी तथ्यहीन पाए गए हैं, जबकि शेष 11 दावों को अत्यधिक भ्रामक और जनता को गुमराह करने वाला करार दिया गया है। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी के एक भी दावे का तथ्यात्मक आधार पूरी तरह से सही नहीं पाया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या राजनीति के इस प्रतिस्पर्धी दौर में देश का युवा सिर्फ एक वोट बैंक और राजनीतिक मोहरा बनकर रह गया है? क्या राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक मंचों से ऐसे आंकड़े परोसे जा रहे हैं जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है? जब इस वेबसाइट का URL सोशल मीडिया पर प्रसारित होना शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे तुरंत अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष लगातार असत्य नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं देश की नई पीढ़ी यानी जेन जी के जागरूक युवा अब तकनीक और आधिकारिक आंकड़ों के माध्यम से सच को सामने ला रहे हैं। बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि राहुल गांधी सिर्फ उन राज्यों में जाकर छात्रों का दर्द बांटने का नाटक करते हैं जहां बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। उदाहरण के तौर पर झारखंड में जहां कांग्रेस की सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वहां महीनों तक युवा और छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर लाठियां खाते रहें, अनशन करते रहें, लेकिन राहुल गांधी ने कभी वहां जाकर उन छात्रों की सुध लेने की जरूरत महसूस नहीं की। आइए अब जरा उन आंकड़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है और जिन पर फैक्ट चेक का यह बड़ा दावा किया गया है। राहुल गांधी ने कोटा से लेकर पुणे तक की अपनी रैलियों में बार बार एक आंकड़ा दोहराया था कि भारत में प्रति 1000 युवाओं में से केवल 36 लोगों को ही स्थायी या पक्की सरकारी नौकरी मिल पाती है, जबकि 300 लोग पूरी तरह बेरोजगार रहते हैं और बाकी बचे 700 लोग गिग वर्कर्स बनने पर मजबूर हो जाते हैं। जब इस दावे का मिलान केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और भारत सरकार के आधिकारिक रोजगार सर्वेक्षणों के आंकड़ों से किया गया तो ये बात सामने आई कि यह आंकड़ा पूरी तरह से मनगढ़ंत और जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। सरकारी डेटा के अनुसार वर्ष 2025 तक 29 वर्ष की आयु के प्रत्येक 100 स्नातकों में से औसतन 26 के पास स्थायी या औपचारिक क्षेत्र में रोजगार मौजूद हैं, जो राहुल गांधी के दावों को पूरी तरह खारिज करता है। इसी तरह दूसरा बड़ा विवाद महिला सुरक्षा और अपराध से जुड़े आंकड़ों को लेकर पैदा हुआ। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में दावा किया था कि देश में लगभग 29% महिलाओं को पारिवारिक या शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है और भारत में हर 100 में से 1 महिला का बलात्कार होता है। इस खौफनाक दावे ने देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को गहरा आघात पहुंचाया। लेकिन जब इस दावे की पड़ताल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS के आधिकारिक आंकड़ों से की गई तो सच कुछ और ही निकला।
एनसीआरबी के वर्ष 2024 के नवीनतम और प्रामाणिक आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1 लाख महिलाओं की आबादी पर बलात्कार के मामलों की औसत दर 4.3 है। अब आप खुद सोचिए, कहां 1 लाख में से 4.3 का वास्तविक सरकारी आंकड़ा और कहां राहुल गांधी द्वारा हर 100 में से 1 महिला का किया गया भयावह दावा। जमीन आसमान का यह अंतर दर्शाता है कि बिना तथ्यों की जांच किए राजनीतिक भाषण तैयार किए जा रहे हैं। इसी तरह एनएफएचएस के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2005-06 में जीवन साथी द्वारा की जाने वाली घरेलू या शारीरिक हिंसा का जो आंकड़ा 37% था, वो मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2023-24 में घटकर 22.3% पर आ गया है। यानी इसमें एक निरंतर सुधार देखा गया है। जब इन तमाम तथ्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक किया गया तो राजनीति के समीकरण अचानक बदलते हुए दिखाई देने लगे। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को देश के छात्रों के साथ किया गया एक बड़ा विश्वासघात करार दिया है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि राहुल गांधी राजनीतिक प्रभाव पैदा करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और इवेंट मैनेजमेंट का सहारा तो ले सकते हैं, लेकिन आज का जागरूक युवा अब किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में आने वाला नहीं है। इस पूरी घटना का सबसे रोचक पहलू यह है कि इस हाईटेक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट को बनाने का श्रेय किसी स्थापित राजनीतिक संस्था को नहीं, बल्कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास की एक युवा छात्रा को दिया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और आम जनता द्वारा इस छात्रा के प्रयास की सराहना की जा रही है, जिसने अपने व्यक्तिगत प्रयास, बौद्धिक क्षमता और तकनीकी कौशल का इस्तेमाल करके नेता प्रतिपक्ष के बयानों का एक एक कर कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना भारत की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, जिसे डिजिटल जवाबदेही का युग कहा जा सकता है। अब वो दौर बीत चुका है जब कोई भी बड़ा नेता किसी दूर दराज के मंच पर खड़े होकर बिना किसी साक्ष्य के बड़े बड़े दावे कर देता था और जनता उसे सच मान लेती थी। आज का भारत डिजिटल रूप से इतना सशक्त और जागरूक हो चुका है कि नेता के मंच से उतरने से पहले ही इंटरनेट पर मौजूद युवा उसके एक एक शब्द की सत्यता की जांच कर लेते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए यह स्थिति निश्चित रूप से अत्यंत असहज और चिंताजनक है, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक और जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से देश की जनता हमेशा अत्यधिक परिपक्वता, गंभीरता और प्रामाणिक तथ्यों की उम्मीद करती है। अब इस पूरे प्रकरण के बाद देश के आम नागरिकों और राजनीति के छात्रों के सामने कुछ बेहद मौलिक और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रणनीतिक टीम भाषण तैयार करते समय आधिकारिक आंकड़ों की अनदेखी जानबूझकर कर रही है, या फिर यह उनकी शोध टीम की एक बहुत बड़ी नाकामी है। दूसरा सवाल यह है कि क्या चुनाव जीतने और राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए देश की साख, युवाओं के भविष्य और देश की आंतरिक सुरक्षा व सामाजिक ताने बाने को दांव पर लगाना उचित ठहराया जा सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस प्रकार के असत्य दावे बेनकाब होते हैं तो क्या देश के विपक्षी नेताओं को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए जनता के सामने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोल दिया है और इसे देश के युवाओं के साथ किया गया एक सुनियोजित राजनीतिक छल करार दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस वेबसाइट और बीजेपी के आरोपों के जवाब में यह तर्क दिया जा रहा है कि यह वेबसाइट सत्ताधारी दल के राजनीतिक इशारे पर बनाई गई है ताकि युवाओं के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भारत की राजनीति में आंकड़ों, तथ्यों और सत्यता की लड़ाई और अधिक तीखी होने वाली है। आज के इस डिजिटल दौर में असत्य का इको चैम्बर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बना लिया जाए, सत्य का एक छोटा सा तथ्य उस बुलबुले को फोड़ने के लिए काफी होता है। नमस्कार।